कौन कौन से ऐसे अलाउंस होते हैं जो कि हमारी आर्म फोर्स को एंड सीएपीएफ दैट इज सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को अलग से मिला करते हैं। मार्केट में काफी कंफ्यूजन रहती हैं कि किस अलाउंस की एग्जम्पशन कितनी लेनी है और किस तरीके से लेनी है। इसके पीछे रीजन ये है कि काफी जगह पे क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो लोग अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन बना के चलते हैं। मैं सी अभिषेक अवस्थी फ्रॉम eFileEase.com आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे हमको एप्रोप्रिएट मैनर में क्लेम करनी है अपनी एग्जम्पशन आर्मी पर्सन के केस में, एंड कैसे हमको प्रैक्टिकल आईटीआर फाइल करनी है। सो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जब भी हम बात करते हैं स्पेशल अलाउंस की आर्मी पर्सन के केस में, तो हमको दो सेक्शन हमेशा से याद रखने होते हैं एग्जम्पशन के लिए। सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन 14I एंड सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन नंबर 14 क्लॉज II। ये दो सेक्शन सर कहते क्या हैं? तो पहला सेक्शन आपका कहता है कि स्पेशल अलाउंस ग्रांट टू मीट एक्सपेंस होली नेसेसरीली एंड एक्सक्लूसिवली इनकर्ड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। जो भी आपको स्पेशल अलाउंस मिलता है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी के लिए, आपका पूरा एग्जम्प्ट होता है। कंडीशन ये है कि आपको उस अलाउंस का एक्सपेंडिचर करना जरूरी है। ठीक है सर, हम लोग बात करें तो इसके अंदर आपका कवर्ड क्या होता है? तो इसके अंदर आपका ट्रैवल और टूर और ट्रांसफर कवर्ड होता है, डेली चार्जेस फॉर जर्नी जो भी लगते हैं, कन्वीनियंस अलाउंस आपका इसके अंदर आता है, हेल्पर अलाउंस आपका पूरा एग्जम्प्ट होता है, रिसर्च ट्रेनिंग एकेडमिक परस्यूट्स इन एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूशन ये आपका कवर्ड होता है। एंड जितना भी आपका ग्रीन वाले पोर्शन में है ये स्पेशली आपका आर्म फोर्स के लिए मिलता है। ये आपका यूनिफॉर्म अलाउंस होता है, यूनिफॉर्म अलाउंस आपके सैलरी स्लिप में भी शो होता है, तो ये आपका एग्जम्प्ट माना जाता है। ठीक है सर, अब मैं बात करूं II की, तो अलाउंस ग्रांटेड टू मीट पर्सनल एक्सपेंस एट अ प्लेस ऑफ पोस्टिंग और फॉर कंपनसेटिंग इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक है सर, ये एक लिमिट तक होता है, इसके अंदर प्रिस्क्राइब्ड है लिमिट, उतना ही आपको एग्जम्पशन मिलती है। तो मैं बात करूं सबसे पहले तो कॉमन अलाउंस कौन कौन से होते हैं, ये सभी केसेस में होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर एम्प्लॉय इन ट्रांसपोर्ट बिजनेस, ये आपका आर्म फोर्स के लिए नहीं है, ये एज अ जर्नल है। ठीक है, एंड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी मिलता है आर्म फोर्स को। सर कितना मिलता है? 100 रुपीज मंथ पर चाइल्ड, मतलब आपका टोटल 2 चिल्ड्रन तक अलाउड होता है, तो टोटल आपका 2400 इसके अंदर अलाउड होता है। कोई भी हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस आपको मिलता है तो ये भी 2 चिल्ड्रन तक अलाउड होता है, ये भी आपका 300 पर मंथ पर चाइल्ड अलाउड होता है, अप टू 2 चाइल्ड तक यहाँ पे भी अलाउड होता है। एक और यहाँ पे कॉमन अलाउंस होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर डिसेबल्ड एम्प्लॉय। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, सर टीपीटी जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है क्या वो एग्जम्प्ट होता है? तो मैं आपको बता दूं, रूल 2B इसकी बात करता था पहले, यहाँ पे 1600 अलाउड था, बट अब वो कुछ ऐसा नहीं है। अब मतलब बहुत पहले ही हट चुका है, लेकिन लोग उसको प्रैक्टिकली चलाते हुए आ रहे हैं, पता नहीं क्यों चलाते हुए आ रहे हैं। बट आज के केस में अगर डिसेबल्ड इंप्लॉय है तभी यहाँ पे 3200 पर मंथ अलाउड है, अदरवाइज टीपीटी आपका फुल्ली टैक्सेबल है। कोई भी आपको अंडरग्राउंड अलाउंस मिला है तो वो ₹800 पर मंथ यहाँ पे अलाउड है, उसके अलावा बाकी सारा टैक्सेबल है। अब यहाँ पे स्पेशल एरिया बेस्ड अलाउंस, ये बेसिकली मैं आपको बताऊं तो ये आपका आर्म फोर्स के लिए होता है, सीएपीएफ के लिए ही होता है। कोई भी हाई एल्टीट्यूड वाला अलाउंस मिला है, अगर वो सियाचिन के एरिया में है तो ₹7000 पर मंथ यहाँ पे अलाउड होता है एग्जम्पशन। ठीक है सर, अदर देन सियाचिन है तो 9000 फीट है एरिया, मोर देन 9000 फीट एरिया पे है तो 800 अलाउड होता है, एंड अदर हिली एरियाज और रिमोट एरियाज है तो यहाँ पे 300 रुपीज ही आपका अलाउड होता है। बॉर्डर एरिया की बात करें तो ये ना पूरी एक 2BB रूल है, मैं आपको बताऊं तो ये रहा आपका 2BB रूल। इसके अंदर सारा मेंशन है कौन कौन से एरिया हैं जम्मू एंड कश्मीर में एंड सियाचिन में। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा लोकेशन मेंशन है, आपको यहाँ पे देख के चलना है। इस एरिया में कवर्ड होता है तभी आपको यहाँ पे हाई रिस्क अलाउंस जिसको बोलते हैं वो लेना है, अदरवाइज आपको नहीं लेना है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे 2 मिनिस्ट्री होती हैं, आपकी एमओडी होती है, आपकी एक होती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर वाली, जो आपकी सीएपीएफ की देखती है वो होम अफेयर देखती है, बाकी जो भी डिफेंस का डिपार्टमेंट है, आर्म फोर्स का डिपार्टमेंट है, वो आपकी एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखती है। इन दोनों का ये मानना है अगर 2BB के अंदर मेंशन है स्पेशली ये वाले एरिया, ठीक है, ये वाले एरिया मेंशन है, देन आप हाई रिस्क अलाउंस जो है
वो क्लेम कर सकते हो। अदरवाइज आपके जो भी फॉर्म 16 में अगर लिखा भी है, सैलरी स्लिप पे अगर लिखा भी है हाई रिस्क अलाउंस, बट इसके अंदर वो कवर्ड नहीं है, तो आपको क्लेम नहीं करना है। ये स्टैंड डिपार्टमेंट का है। सीबीडीटी ने अभी इसके ऊपर ज्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। दैट्स वाई यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं कि हाई रिस्क अलाउंस पूरा टैक्सेबल है, कितना टैक्सेबल है। तो मैं अगर आपको जनरली बताऊं तो प्रैक्टिकली आप ये देख के चलिए, ये वाला मैंने आपके लिए पूरा प्रिपेयर किया, ये इसी का 2BB की समरी है। अगर आपका इन एरिया में कवर्ड होता है देन आप क्लेम कीजिए, इतनी एग्जम्पशन की लिमिट है हर केस में। एंड ये जो स्पेशल आर्म फोर्स की है, ये काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस आपको मिलता है, ये कोई भी होल इंडिया के अंदर मिलता है 3900। हाई एल्टीट्यूड आपका 9000 से 15000 फीट तक है, तो आपका इतना मंथ मिलता है। अबव 15000 है तो 1600 पर मंथ आपको मिलता है। ये आपका HAFA मिलता है एनी लोकेशन पे 4200। एंड आइसलैंड ड्यूटी अलाउंस जो भी आपका अंडमान निकोबार लक्षद्वीप वगैरह में जो भी आर्म फोर्स होते हैं उनका एग्जम्प्ट होता है 3250 पर मंथ। ठीक है सर, मैं बात करूं अगर न्यू स्कीम की, न्यू रेज़मी में कुछ अलाउड है क्या? न्यू रेज़मी में कोई भी अलाउंस यहां पे आपका एग्जम्प्ट नहीं है। 1014I एंड 1014II में कौन कौन से हैं? तो ये वाले हैं, ट्रैवल टूल के हैं, डेली एक्सपेंस है, कन्वेंस है, और ये आपका सीरियल नंबर 11 में ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर डिसेबल्ड एम्प्लॉय वाला है। ये 4 के अलावा कोई भी आपका अलाउंस जो है वो एग्जम्प्ट नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली आपको रिबेट भी ज़्यादा पे मिलती है और रेट भी उसके अंदर अलग है ओल्ड से, दैट्स वाई उसके अंदर कुछ भी नहीं मिलता है। ऑल अदर एग्जम्पशन लाइक HRA, चिल्ड्रन एजुकेशन, बॉर्डर अलाउंस आर नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 115 BAC, ये आपका न्यू रेज़मी का सेक्शन होता है। मैं बात करूं रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, ये पहले ही हमने बात कर लिया, जो कि जनरली एग्जम्प्ट होता है अंडर अबव कैटेगरी लाइक फील्ड एरिया, काउंटर इंसर्जेंसी, हाई एल्टीट्यूड वाला है तो आप क्लेम करके चलिए, अदरवाइज आप लोग क्लेम मत करिए। तो सर HRA एग्जम्प्ट होता है क्या? तो हाँ जी सर, 1013A के हिसाब से HRA आपका एग्जम्प्ट होता है। ठीक है, TPT वगैरह कोई भी प्रिस्क्रिप्शन इसके लिए नहीं है, तो यहाँ पे TPT आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो भी होता है वो टैक्सेबल होता है। रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, यस इफ कैटेगराइज अंडर हाई एल्टीट्यूड फील्ड एरिया, अगर यहाँ पर है तो आपका ये एग्जम्प्ट होता है, अदरवाइज नहीं होता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस तो ₹100 अप टू 2 चिल्ड्रन तक अलाउड होता है पर मंथ। ठीक है, एंड राशन अलाउंस, राशन अलाउंस रिस्क अलाउंस के बाद एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। मैं आपको बता दूं, राशन अलाउंस इन ल्यू ऑफ राशन दिया जाना स्टार्ट किया गया था। राशन मनी का जो भी अलाउंस होता है वो मिलता है। सर ये आर्म फोर्स के केस में आपका एग्जम्प्ट होता है 1014I के अंदर, बट CAPF आपका सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो भी होती है, SSB होगी आपकी, NSG वगैरह हो गई, उस केस में राशन मनी को टैक्सेबल माना जाता है। इसके रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन उनके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी तक नहीं निकाली है। बजट में कहा गया था कि CBDT कुछ क्लैरिफिकेशन देगी, बट लैक ऑफ क्लैरिफिकेशन की वजह से जहां पर भी कोई प्रोविजन या फैक्ट नहीं है तो वहां पर हम लोग इसको एग्जम्प्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बात करूं तो यहाँ पे आप HCA का अलाउंस होता है तो ये आपका फुल्ली टैक्सेबल होता है। HRA की हमने बात कर ली है, एज पर 1013A के हिसाब से स्पेशल टाइप ऑफ अलाउंस देखेंगे, अगर 2BB में कवर्ड है तो ये आपका एग्जम्प्ट होता है, अदरवाइज ये भी आपका फुल्ली टैक्सेबल होता है। आर्म फोर्स एंड CAPF की मैंने यहाँ पे क्लैरिटी के लिए आपको डिफरेंस यहाँ पे बताने की कोशिश करी है कि इसकी जो मदर बॉडी होती है वो MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होती है, इसकी जो मदर बॉडी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होती है। इसके अंदर आपका आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट लगता है, रिस्पेक्टिव एक्ट इसके अंदर लगता है। CRPF के लिए CRPF, BSF के लिए BSF, इन सबके अलग अलग एक्ट होते हैं। फोर्स कौन कौन सी? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, एंड इसके अंदर आपका CRPF, BSF, ITBP, SSB, NSG, असम राइफल्स वगैरह इसके अंदर कवर होते हैं। राशन मनी अलाउंस से रिलेटेड मैंने यहाँ पे पॉइंट ऊपर भी क्लियर कर दिया था, दोबारा आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दिया भी जाता है, फुल्ली एग्जम्प्ट होता है 1014I के अंदर, यहाँ पे ये टैक्सेबल होता है। डिसिप्लिनरी लॉ कौन सा चलता है? तो यहाँ पे मिलिट्री लॉ चलता है, यहाँ पे CAPF एक्ट एंड CCS कंडक्ट रूल्स यहाँ पे चलते हैं। जो फ्रीली पूरे आपके टैक्स फ्री अलाउंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। आपका ये किट अलाउंस होता है, किट मेंटेनेंस अलाउंस, स्पेशल कंपनसेटरी विंटर यूनिफॉर्म अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस, टनल अलाउंस, स्पेशल फोर्स अलाउंस फॉर इलाइट यूनिट लाइक पैरा SF एंड मैक्रोज एंड ऑफिसर पोस्टेड ऑन डेपुटेशन टू भूटान
आर एंटाइटल्ड टू भूटान कंपनसेटरी अलाउंस, तो ये वाले आपके अलाउंस फुल्ली एग्जम्प्ट होते हैं। जितनी भी क्लैरिटी थी, जितनी भी प्रोविजन थे, ये शीट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग आराम से तसल्ली से सारे अलाउंस अपने जितने भी एग्जम्पशन वाले हैं वो देख के यहाँ पे चल सकते हो। एंड अब हम लोग चलते हैं अपने प्रैक्टिकल सेशन की तरफ। हम लोग जब भी बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न की प्रैक्टिकल फाइलिंग की, उससे पहले हमारे पास बेसिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सर वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं? तो आपके पास होना चाहिए फॉर्म 16 क्लाइंट का, 26 AS जो कि आपका इनकम टैक्स पोर्टल से निकलता है, AIS TIS एंड डाउनलोड कर लीजिए प्रीफिल ही इनकम टैक्स पोर्टल से। एंड जो भी एग्जम्पशन एंड डिडक्शन की डिटेल है, डिडक्शन से रिलेटेड कोई भी रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट है तो वो भी आप लोग LIC वगैरह का जो भी डॉक्यूमेंट है वो मांग के चल सकते हो क्लाइंट से। एंड एग्जम्पशन से रिलेटेड कोई भी डिटेल है आपकी HRA के केस में, लाइक रेंट पेड वगैरह कितना किया है, उससे रिलेटेड आपको एग्रीमेंट वगैरह भी देखना है तो आप वो क्लाइंट से मांग के चल सकते हो। कौन कौन से आपके जो डॉक्यूमेंट है वो इनकम टैक्स पोर्टल से निकलते हैं, तो यहाँ पे आप लॉग इन करके ई फाइल पे आके यहाँ पे 26 AS यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, लास्ट ईयर का डाउनलोड कर लीजिए प्रीफिल डाटा। यहाँ पे आप AIS इस टैब से डाउनलोड करके चल सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकल फाइलिंग की, तो यहाँ पे मैंने पूरा इनका डाटा जो भी है हमारे क्लाइंट का वो मेंटेन कर लिया है। 26 AS जो भी एग्जम्पशन एंड डिडक्शन से रिलेटेड जितनी भी डिटेल थी मैंने एक्सेल शीट अलग से प्रिपेयर कर लिया है। ये आपकी इनकम टैक्स की जो भी यूटिलिटी है एक्सेल वाली वो है, प्रीफिल डाटा, TIS का जो भी PDF फॉर्म है वो, एंड मार्च मंथ की सैलरी स्लिप भी हमने यहाँ पे क्लाइंट से मांग ली है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये सारे डॉक्यूमेंट। ये हमारी सैलरी स्लिप है, इसके अंदर बेसिक पे, DA वगैरह, रम अलाउंस है, TPT जो कि एग्जम्प्ट नहीं होता है, रिस्क एंड हार्डशिप यहाँ पे HAFAA हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस मिल रखा है। तो ये आपका 4200 अभी हमने देखा था उतना ही एग्जम्प्ट होता है, बाकी आपका टैक्सेबल होता है। ड्रेस अलाउंस ये मंथली है 834, तो ये अप्रॉक्स 10,000 आपका 1014I के अंदर एग्जम्प्ट होता है। बिकॉज यहाँ पे जो एम्प्लॉय है वो CAPF में है, सो यहाँ पे राशन मनी का जो है एग्जम्पशन अलाउड नहीं होगा। ये हमारा 80 CCD 2 के अंदर जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है पेंशन फंड के अंदर वो अलाउ होता है। ठीक है, 26 AS की हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो सैलरी आ रही है 972,816, ये TDS का अमाउंट। ये हमको कहाँ से वेरीफाई करना है? ये हमको फॉर्म 16 से वेरीफाई करना है। एंड हम लोग जब भी प्रीफिल डालते हैं एक्सेल यूटिलिटी के अंदर तो वहाँ पे भी TDS वाले टैब के अंदर हमको ये मैच करना है। मैं अभी आपको ये मैच कराऊंगा। TIS के अंदर भी हमारी सेम सैलरी आ रही है 972,816। ठीक है सर, अब हम लोग अपनी प्रैक्टिकल फाइलिंग स्टार्ट कर देते हैं। ये रही हमारी यूटिलिटी जो हमको ओपन कर लेनी है। यहाँ पे सबसे पहला काम आपको क्या करना है? तो सबसे पहला काम आपको जो भी आपने प्रीफिल अभी क्लाइंट का एक्सट्रैक्ट किया है इनकम टैक्स पोर्टल से वो यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ पे आप इंपोर्ट प्रीफिल पे जाइए, इसको ओके कीजिए एंड यहाँ से प्रीफिल को आप लोग इंपोर्ट कर लीजिए। सो प्रीफिल इंपोर्ट होते ही हमको यहाँ पे सैलरी एग्जम्पशन एंड डिडक्शन से रिलेटेड डिटेल है वो फिलअप करनी है एंड अपनी ITR करनी है फाइनल। सो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले हमारी जो भी कंपटीशन हमने वर्किंग कर ली है, ड्रेस अलाउंस हमारा 10,000 आ रहा है 1014I के अंदर, एंड रिस्क अलाउंस हमारा 50,400 आ रहा है। HRA से रिलेटेड डिटेल, एक्चुअल रेंट हमारा 96,000 है, 8,000 पर मंथ जो है वो पे कर रहे हैं। एंड हमको जो HRA मिल रहा है वो 42,360 है। सैलरी बेसिक प्लस DA होता है वो ये हो चुका है। नॉन मेट्रो के केस में हमको 40% HRA अलाउड होता है। ठीक है, ये सारी डिटेल हम HRA शेड्यूल में अभी डाल के चलेंगे। 80C से रिलेटेड अब हमको पॉलिसी नंबर वगैरह भी चाहिए होता है, तभी आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो एग्जम्पशन। 80 CCD 2 या आपका फॉर्म 16 के थ्रू, प्रीफिल के थ्रू भी आ जाता है यूटिलिटी के अंदर। सो इसको खाली आपको वेरीफाई करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग 1014I की जो है वो एग्जम्पशन फिलअप करते हैं। सो 1014I की हमारी ये रही, यहाँ पे हमको 10,000 रुपीज़ डालने हैं। ये हमारा ड्रेस अलाउंस हो गया। एंड 1014II में हमारा 5400 हो रहा है। सो यहाँ पे हम 5400 डाल देते हैं। हमारा 1014I एंड II की जो है वो हमने एग्जम्पशन डाल दी है। अब हम लोग चलते हैं 1013A HRA की तरफ। यहाँ पे प्लेस ऑफ वर्क हमको सेलेक्ट करना है। सो ये नॉन मेट्रो, एक्चुअल HRA रिसीव की डिटेल हमको यहाँ से मिल जाएगी 42,360।
42,360 ये मैंने आपको सैलरी शीट दिखाया था उसके अंदर से आई है। एक्चुअल रेंट पे कितना है? एक्चुअल रेंट पे है हमारा 96,000। हमको 96,000 यहाँ पे डाल देना है। ये आपकी सैलरी की डिटेल। बेसिक में हमको डालना है, बेसिक हमारा है 423,600। यहाँ पे हमको 423,600 एंड डीए हमारा जो आ रहा है वो है 224,508। हमको 224,508 इसके अंदर डाल देना है। 40% ऑफ द सैलरी हमारा कितना निकल के आ रहा है? ये हमने निकाला है 259,243। 259,243 हमने यहाँ पे डाल दिया है। इसको वैलिडेट कर दीजिए एंड इसको आप लोग ओके कर दीजिए। ठीक है, एक और डिटेल यहाँ पे आपको 80C के अंदर डालनी है, अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन। यहाँ पे 150 डाल देनी है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट नंबर आपसे मांग रहा है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट नंबर आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल देना है। वैलिडेट कर दीजिए 80C की शीट। ठीक है सर, अब आप लोग इनकम डिटेल में यहाँ पे आ जाइए। ये देखिए आपका HRA भी शो हो रहा है, 1014 II दोनों की शो हो रही है। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको ओल्ड में 50,000 मिलती है एंड आपका इसके अलावा कुछ इसके अंदर नहीं आपको डालना है। 80C की आपकी यहाँ पे आ चुकी है। 80CCD2 मैंने कहा था ये ऑटोमेटिक आती है, हमने डाली भी नहीं है, ऑटोमेटिक आ चुकी है 87440। इसको हमको वेरीफाई कर लेना है एक बार। हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से भी 87440 ही आ रही है। ठीक है, अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट टैब की तरफ बढ़ना है, TDS वाले की तरफ। यहाँ पे आप लोग सैलरी का अमाउंट जो है एंड जो भी टैक्स डिडक्ट हुआ है उसको देख के चलिए। 972,816 एंड 39520 इसको आप किससे वेरीफाई करोगे? इससे 26 ईयर्स से ये एग्जैक्ट मैच हो रहा है। कोई भी इशू नहीं है। ठीक है सर, अब हम लोग चलते हैं अपने टैक्स पेड वाले की तरफ। यहाँ पे हमको शीट को कर देना है वैलिडेट। यहाँ पे टाइप्स ऑफ अकाउंट में आप जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसको सेविंग है तो सेविंग से सेव कर दीजिए एंड इस शीट को भी आप वैलिडेट कर दीजिए एक बार। कोई इसके अंदर और दिक्कत तो नहीं आ रही। प्लेस मैंडेटरी आ रहा है तो प्लेस हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे दिल्ली एंड अगेन वैलिडेट करते हैं। ये वाली शीट भी हमारी हो चुकी है। ओके, नाउ हमको करना है कैलकुलेट टैक्स के ऊपर क्लिक। आपके यहाँ पे पूरी टैक्स की कैलकुलेशन निकल के आ चुकी है। यहाँ पे आपका TDS जो डिडक्ट हुआ था वो 39520 का हुआ था। रिफंड का अमाउंट आपका 7010 निकल के आ रहा है एंड आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आ जाना है। यहाँ पे लॉगिन करके असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे फाइलिंग टाइप में जाइए, नो कर दीजिए इसको। ITR फॉर्म आपका 1 है। यहां से कंटिन्यू करके जो भी आपकी JSON फाइल बनी है उसको यहां पे अपलोड कर दीजिए। यहां पे वैलिडेशन आपकी सक्सेसफुल हो चुकी है। यहां पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करने के बाद OTP के थ्रू अपनी जो रिटर्न है वो वेरीफाई कर दीजिए एंड आपकी जो भी इनकम टैक्स रिटर्न है आर्मी पर्सन के केस में कंप्लीट हो चुकी है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप मेरे से कॉल, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।